नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे राजस्थान के रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 दोनों के लिए राजस्थान जीके का, राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, मेवाड़ का गोहिल वंश और उस वंश से संबंधित आज ये जो है एक और सेशन आपके सामने रख रहे हैं। कैसे हैं आप? प्रमोद पूनिया जी, स्वागत आपका। एंड शीला जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? कमलेश जी, स्वागत आपका। लक्ष्मी जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? उमाराम जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? सरिता जाट जी, स्वागत आपका। अनिल राणा, स्वागत आपका। रजनीश जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? फारूक हुसैन, स्वागत आपका। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सॉरी संदीप कौर, स्वागत आपका। कैसे हैं? पूजा जी, स्वागत आपका। हिंदी क्लासेस, स्वागत आपका। जितेंद्र, स्वागत आपका। ममता, प्रिया, अली, अनवर अली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। MR, मिस्टर मोहसिन ब्लॉग्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राखी कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे अपन जो है वो मेवाड़ के इतिहास को आगे लेके चलेंगे। कल ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा मेवाड़ का। इसके बाद हम मारवाड़, बीकानेर, जयपुर इनको और पढ़ेंगे और इस टॉपिक को जो है वो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसके बाद आपका इतिहास का कोई बड़ा टॉपिक नहीं बचेगा। तो इस पर अपन जो है विस्तार से चर्चा आज जो है वो कर रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से जो है राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। इससे पहले हमने चौहानों के इतिहास को जो है वो पढ़ लिया है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चर्चा करते हैं कुहिल वंश की। देखिए, कुहिल वंश के अंदर लास्ट सेशन में हम चर्चा कर रहे थे और हमने उदय सिंह तक पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है उदय सिंह जो है वो चले जाते हैं गोगुंदा के जंगलों में, पहाड़ों में, और अकबर ने जो है वो अधिकार कर लिया था किसके ऊपर? उदयपुर के ऊपर। इसके बाद शुरू करेंगे आज महाराणा प्रताप, उसके बाद महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह के बाद अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह, इनकी चर्चा करेंगे और फिर जो है वो कल इस पूरी यूनिट को जो है एंड करेंगे, यानी मेवाड़ के इतिहास को जो है कल पूरा कर देंगे। रात को हमने चर्चा की थी किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है और एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एक नेक्स्ट संडे को हम ये चर्चा करेंगे। हर संडे को एक एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट संडे हम ये चर्चा करेंगे कि हिंदी, जिन बच्चों ने L2 में हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है वो कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैथ साइंस वाले बच्चों ने कौन कौन सी बुक पढ़नी है, उन सब की भी चर्चा करने वाले हैं। आप बताएं कि आप एसएसटी एनसीईआरटी बुक में यूनिट नहीं दे रखी है। यूनिट कहाँ? एनसीईआरटी में यूनिट है ही नहीं, चैप्टर है। चैप्टर ही तो है, तो चैप्टर 1, 2, 3 सब लिखा हुआ है। आप अगर पीडीएफ देखोगे वन लाइनर वाली तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यूनिट वाला सिस्टम केवल कक्षा 12 में है, बाकी किसी क्लास में यूनिट वाला सिस्टम ही नहीं है। सब में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा तब, यानी दिसंबर और जनवरी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो आइए करते हैं शुरू, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं। राणा उदय सिंह हमने पढ़ा था और राणा उदय सिंह की से आगे चलते हैं आज और चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप की अगर हम चर्चा करते हैं तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जो है वो जाना जाता था। महाराणा प्रताप को बचपन में जो है वो किस नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से जो है वो जाना जाता था। अगले संडे को बात करेंगे हिंदी की, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ो और हिंदी की भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए प्रिया कुमारी जी, समय आएगा तो सब कुछ करवाएंगे। जब टाइम आएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने का तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी तो टाइम है डिटेल पढ़ने का। जूनियर अकाउंटेंट की अभी वैकेंसी है नहीं, तो जब वैकेंसी आएगी तो आप तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आएगी तो तैयारी करवाएंगे। देखिए,
बचपन में इनको कीका के नाम से जाना जाता था। इनका जो शासनकाल था वो 1572 से लेकर और 1597 तक इनका शासनकाल था। अराउंड लगभग जो है 25 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। और ये जो 25 वर्ष हैं वो मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही बेहतरीन 25 वर्ष हैं। संघर्ष के 25 वर्ष है, अपनी गर्दन न झुकाने के 25 वर्ष है। अपने आप को उसी तरीके से है कि शेर के सामने हिरण किस तरीके से डट सकता है। हालांकि मैं हिरण से तुलना नहीं कर रहा हूं, महाराणा प्रताप एक शेर जैसे थे, लेकिन शेर के सामने जो मुगल थे वो हालांकि मुगल बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि राजस्थान के बाकी जितने भी राजपूत शासक थे उन सबने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। एकमात्र पूरे राजस्थान में दो ही ऐसे शासक थे, एक राव चंद्रसेन और मेवाड़ के राव चंद्रसेन और दूसरे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसमें चंद्रसेन भी थे। ठीक है, तो मेवाड़ के चंद्रसेन और मारवाड़ के महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान के अंदर दो ही ऐसे राजपूत वीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और संघर्ष को चुना और संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। जन्म इनका हुआ 9 मई 1540 को बादल महल में हुआ। बादल महल कहाँ है? बादल महल है कटारगढ़ के अंदर और कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर है, याद रखना। इनके जो पिता थे उदय सिंह थे, माता थी जयवंताबाई एंड पत्नी का नाम था अजब देव पंवार। उदय सिंह ने छोटे पुत्र जगमाल को राजा बनाया। लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा था कि उदय सिंह ने अपनी छोटी पत्नी यानी अपनी पत्नी के मोह में आकर अपने अयोग्य पुत्र जगमाल जो कि छोटा था उसको क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे उन्हें जगमाल पर पूर्णतः विश्वास नहीं था, क्योंकि जगमाल जो थे योग्य शासक नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या होता है, महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है, राज तिलक होता है। महाराणा प्रताप का पहली बार जो राज्याभिषेक होता है वो कृष्णदास चुंडावत ने किया था, जो कि सलुम्बर के शासक थे और इन सलुम्बर के क्या थे? सामंत थे। और होली के दिन गोगुंदा में किया, ये अनऑफिशियल था। यानी होली के दिन गोगुंदा में जो है वो सभी सामंतों ने मिलकर, जिसमें मुख्य भूमिका थी किसकी? मुख्य भूमिका थी आपके सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत की, और इन्होंने जगमाल के विरुद्ध महाराणा प्रताप को अपना शासक चुन लिया। इसके बाद इनका ऑफिशियल जो है वो राज्याभिषेक हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। मुकेश गोदारा कह रहे हैं कि 6 से 12 तक एसएसटी की कोई बुक बता दो, एनसीईआरटी की। 6 से 12 तक एसएसटी की कोई बुक बता दो, और इंडिया जी की बुक क्या बताऊं? बुक का मुझे कोई आइडिया नहीं। एनसीईआरटी बुक बताता हूं मैं, तो वो एनसीईआरटी बुक का रात ही वीडियो बनाया है, वो जाके देख लो आप। रात को ही वीडियो बनाया है उसके बारे में। कल रात को 9 बजे क्लास थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया। अगर आप वो पढ़ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो मार्केट में जाओगे, दुकान पे कहोगे कि भैया बुक दो, तो वो आपको अपने आप बुक दे देगा। मैं कोई गाइड वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, देखो विधिवत जो इनका राज तिलक हुआ वो कुंभलगढ़ में हुआ। ठीक है, विधिवत राज तिलक। इसके बाद जो है वो मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष चला। आप सब जानते हैं कि इस समय जो है वो मुगल शासक थे अकबर, और लगभग राजस्थान के 2 रियासतों को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी रियासतों ने जो है वो क्या करा? सभी रियासतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। सभी रियासतों ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। और उसमें सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो करते हैं जयपुर के शासक। यानी जयपुर के शासक मीन आमेर के शासक भारमल अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और अधीनता स्वीकार करते हैं। और भारमल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। राजस्थान के जो बाकी शासक थे उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में, यानी एक तरीके से एजेंट बन गए थे वो। ठीक है,
और बाकी सभी राजपूतों को इन्होंने जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। लेकिन महाराणा प्रताप इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अधीनता स्वीकार नहीं है, बाकी मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इस तरीके से देखिएगा मुगल मेवाड़ जो है वो संघर्ष शुरू होता है। अकबर ने 4 दूत भेजे जिन्होंने जो है वो महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले जलाल खां आए 1572 में, इसके बाद मान सिंह, भगवंत सिंह और भगवंत टोडरमल, ये तीनों आए 1573 के अंदर। तो इनमें क्रम पूछ लिया जाता है, पहले जलाल दास, मान सिंह, भगवंत दास लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक की बात है, और टोडरमल। तो इनका क्रम याद रखना। जय है ना, जमा भट्टू भी ऐसे बच्चे याद करते हैं, जिस तरीके से भी आपको याद हो आप याद कर लेना 1572-73 में। और उसके बाद फाइनली जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं और ये कह देते हैं कि मैं लड़ना पसंद करूंगा, युद्ध करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और इस तरीके से जो है वो क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी के अंदर क्या होता है, हल्दी घाटी के अंदर अकबर जो है वो मान सिंह को और आसफ खां को जो है वो भेजते हैं, किसके लिए, युद्ध के लिए। इधर महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध कौन कौन लड़ रहे थे, कृष्णदास चुंडावत से सलम्बर के, राम सिंह तोमर थे ग्वालियर के, हाकिम खां सूर थे अफगान मुस्लिम थे ये, और पूंजा भील था भील नेता। और ये जो चारों शासक है वो महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, और इधर मान सिंह और आसफ खां मुगल सेनापति थे। इनमें कुछ हाथियों का वर्णन किया गया है कि मुगल जो सेना थी उसमें मर्दाना, गजमुक्त और, मर्दाना 2 बार लिख दिया ना, तो गजमुक्त और मर्दाना नामक जो है वो हाथी, 2 हाथी थे, ठीक है। गजमुक्त और मर्दाना नामक जो है वो 2 हाथी थे। कहाँ, किसकी ओर से, मुगलों की ओर से। और इधर जो है वो महाराणा प्रताप के भी 2 हाथी थे। कौन कौन से थे, महाराणा प्रताप का जो हाथी था वो था लूना, और एक था राम प्रसाद। राम प्रसाद को युद्ध जीतने के बाद मुगल लेके चले जाते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, पीर प्रसाद जो है वो कर देते हैं। मुगल सैनिक मिहतर नामक एक मुगल सैनिक था। ऐसी कंडीशन थी कि महाराणा प्रताप युद्ध जीतने वाले थे, मुगल से सेना जो है वो अपना साहस खो चुकी थी, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रही थी। लेकिन अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए क्या किया, इस मिहतर नामक सैनिक ने जो है वो एक झूठी अफवाह फैलाई, और अफवाह में ये कहा कि महाराणा प्रताप अकबर जो है वो सेना लेके आ रहे हैं, तो सैनिकों बस 5 मिनट रुको, अकबर आने वाले हैं और हम युद्ध जीत रहे हैं। और इस खबर को सुनकर कि शासक उनके साथ जो है वो आ रहे हैं, एक सेना और आ रही है जिससे हम युद्ध जीत जाएंगे, और सेना के अंदर थोड़ा सा साहस आता है। और इस प्रकार जो है वो इस युद्ध की बहुत बार जो है वो चर्चा की गई है कि युद्ध जीते कौन। अगर युद्ध कौन जीते देखे तो मुगल इस युद्ध को जीत जाते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यह युद्ध किया गया था उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग देखे तो महाराणा प्रताप इसमें विजय होते हैं। कैसे कि युद्ध का जो उद्देश्य था वो जगह को जीतना नहीं था, युद्ध का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं किए, और महाराणा प्रताप ने जो है वो मेवाड़ को तो हार गए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। और आज भी वो जो है वो युद्ध हारने के बाद भी महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों के लिए एक समस्या पैदा कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है वो यहां पर जो है वो पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि युद्ध जो होता है उसमें जो सेना होती है वो 2 भागों में होती है। ठीक है, ऐसे ये सेना के 2 भाग होते हैं, एक आगे का भाग एक पीछे का, है ना। कुछ सैनिक आगे चलते हैं, फिर थोड़ी बीच में गैप देख के पीछे पीछे सैनिक आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रावल का नेतृत्व, जो सेना का चंद्रावल भाग था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहां से कवर कर सकते हो। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे हर्रावल और जो है वो चंद्रावल, ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो जो मुस्लिम सेना थी उसके अंदर जो है वो हाकिम खां सूर भी थे और
मुस्लिम सेना में मान सिंह और आसफ खां मुख्य सेनापति थे, इन्होंने ही पूरा युद्ध का नेतृत्व किया था। और यहाँ महाराणा प्रताप की सेना में कृष्णदास चुंडावत, राम सिंह तोमर, हाकिम कासूर और पूंजा भील जो थे वो युद्ध का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो कमेंट करके ये बताओ आप कि जो महाराणा प्रताप की हर्रावल सेना थी, है ना, जो सेना का हर्रावल भाग था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, और चंद्रावल जो भाग था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये कमेंट करके लिखे आप। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की हर्रावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना के चंद्रावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, मुस्लिम सेना जो है इसके अंदर क्या है, दो मुस्लिम सेना में भी दो भाग है और इधर इनके भी दो भाग है, क्योंकि सेना, कुछ सेना आगे चलती है जो पहले जाके सैनिकों से लड़ती है। हमें यहां पर केवल महाराणा प्रताप की सेना के हर्रावल और चंद्रावल भाग का जो है वो क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हाकिम का सूर जो थे वो क्या कर रहे थे, हाकिम का जो सूर थे वो चंद्रावल भाग का जो है नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और जो कृष्णदास चुंडावत थे ये कर रहे थे कौन से भाग का नेतृत्व, हर्रावल भाग का ये जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। तो इन दोनों को आप जो है याद रखना, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या होता है, महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। इनका जो घोड़ा था उनका नाम था चेतक, चेतक जो है वो शहीद हो जाता है और महाराणा प्रताप को बीच युद्ध में ही जो है वो युद्ध छोड़ के जाना पड़ा। और जब महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के जाते हैं तो महाराणा प्रताप की सेना जो है उसका नेतृत्व कौन करते हैं, झालाबिंदा करते हैं, या झालामान अगर आ जाए तो भी उत्तर यही होगा। झालामान और झालाबिंदा दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों को जो है वो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, झालाबिंदा। इसके बाद महाराणा प्रताप की जो शहीद होने के बाद इनकी छतरी बलीचा गांव में बनी है राजसमंद में। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इस युद्ध को जो है गोगुंदा का युद्ध कहा, और जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा, और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का जो है वो युद्ध कहा है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते रहे हैं कि अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। एकमात्र जो लेखक था बदायूनी, वो इस युद्ध में था मुगल सेना की ओर से, तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। इसके बाद इस युद्ध में जो है वो मुगल सेना एक तरीके से विजय होती है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में जो है वो विजय नहीं हो पाते हैं। यानी जिस उद्देश्य से इन्होंने युद्ध किया था, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन अधीनता स्वीकार यहां पर नहीं करा पाते हैं। और इस तरीके से जो है ये युद्ध जो है वो जीता और अनजीता एक जैसा हो गया, यानी जीतने वाले को भी कोई जीत नहीं हुई और हारने वाले की भी जो है वो हार नहीं हुई इस युद्ध में। तो एक तरीके से इस युद्ध में जो है वो महाराणा प्रताप की जो, देखो, जो इतिहासकार महाराणा प्रताप के पक्ष में थे इन्होंने महाराणा प्रताप की विजय बताई है, और एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध का लक्ष्य भी यही था, महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करना, जिसमें मुगल सेना जो है वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 1577 में एक बार फिर से मुगल सेना आक्रमण करती है उदयपुर पर, उदयपुर को जीत लेती है और उसका नाम जो है वो मुहम्मदाबाद कर देती है। क्या कर देती है, मुहम्मदाबाद जो है वो कर देती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि किसने उदयपुर का नाम जो है वो मुहम्मदाबाद कर दिया था, ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है। हाँ, रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हरावल भाग वाला, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कुंभलगढ़ का युद्ध
1577, 1578 और 1579, 3 बार ये युद्ध होता है, यानी 3 बार आक्रमण होते हैं कुंभलगढ़ पर। 1580 में शेरपुर का युद्ध होता है और 1582 में जो है वो दिवेर के युद्ध होते हैं। इन 3 युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है दिवेर का युद्ध, जहां से महाराणा प्रताप की विजय शुरू होती है। और इससे पहले अगर हम चलते हैं तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया मुगल सेनापति था शाहबाद खां, और इसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। शेरपुर का जो युद्ध था उसमें क्या किया, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, राणा अमर सिंह थे, और इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप के ये पुत्र थे, और इन्होंने इस युद्ध से मुगल और जो हिंदू शासक है उनकी युद्ध नीति का पता चलता है, उनकी सोच का पता चलता है कि हमारे इतिहास में जो एक तो मुगल सैनिक थे, मुगलों का युद्ध लड़ने का जो है वो एक तरीका था, और एक भारतीय जो योद्धा थे, राजपूत योद्धा थे, उनका युद्ध लड़ने का जो है वो एक टेक्निक थी, एक नियम था। तो देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा कि खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसने बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अकबर ने भी 30,000 लोगों के करीब करीब जो है वो कत्लेआम करवाया था ना। लेकिन यहां देखिएगा आप कि शेरपुर का युद्ध होता है और मुगल सेनापति था रहीम, और रहीम की जो बेगमें थी, यानी रहीम की जो पत्नियां थी, उन सबको जो है वो अमर सिंह ने बंदी बना लिया। दुश्मन की पत्नियां थी, जनरली मुगल यही करते हैं कि दुश्मनों के अगर पत्नियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको मरवा देते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप जो कि एक हिंदू शासक थे, सोच देखिए, जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि अमर सिंह ने यह नादानी करी है, तो महाराणा प्रताप ने तुरंत अमर सिंह को आदेश दिया कि इन सभी बेगमों को, इन सभी महिलाओं को ससम्मान वापस पहुंचाया जाए, और इनको ससम्मान महाराणा प्रताप ने जो है वो इनके घर पहुंचाया। तो ये युद्ध नीति देखिए, मुगलों की युद्ध नीति और राजपूतों की युद्ध नीति में कितना ज्यादा बड़ा है। यहां पर अगर मान लीजिए कि महाराणा प्रताप की पत्नी और महाराणा प्रताप की बच्चों को अगर मुगल किडनैप कर लेते ना, तो वो कभी वापस नहीं देते। तो ये युद्ध नीति थी, ठीक है। इसके बाद दिवेर का युद्ध आता है 1582 के अंदर। इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने क्या कहा था। तो दिवेर के युद्ध को जेम्स टोड ने मेवाड़ की मैराथन कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ की मैराथन कहा था। और मुगल सेनापति कौन थे इसमें? सुल्तान खान थे, और ये मारे जाते हैं। प्रताप जो है इस युद्ध में क्या होते हैं? विजय होते हैं। और यहां से दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप धीरे धीरे जो है अपने जो स्थान थे जिन पे मुगलों ने अधिकार कर लिया था, वापस जो है वो मुगलों से जीतने लगते हैं। यानी दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो है वो के विजय अभियान शुरू होने लगते हैं। इसके बाद देखो ये सारे सेशन जो है आपको, वैसे मैं आपको डिटेल ही पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो हम ये चौहान वंश, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास जो हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम डिटेल ही कर रहे हैं, लेकिन डिटेल में भी उतना ही जितना हमारे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में जितना पूछा जा सकता है उतना आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। जितना आवश्यकता है उतनी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा, चावंड को राजधानी बना लिया जाता है, यहां पर भी लिखा होगा शायद, हाँ, महाराणा प्रताप ने राजधानी चावंड को बनाया, ठीक है। और जो अकबर का अंतिम जो अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, वो किसने किया था? 1585 में जगन्नाथ कछुआ को अंतिम बार जो है भेजा मेवाड़ की आप जाओ, महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करो, लेकिन यहां पर भी सफलता हासिल नहीं होती है। ये जो है वो क्या है? अंतिम अभियान है अकबर का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? तो वो नेतृत्व करते थे जगन्नाथ कछुआ, जिन्होंने 1585 में जो है वो
एक अंतिम जो है प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने महाराणा प्रताप तो फिर अकबर ने हार स्वीकार कर ली कि यार वो आदमी कौन माने। आपा चित्तौड़ जीत लियो, उदयपुर जीत लियो, पूरा का पूरा क्षेत्र जीत लियो, महाराणा प्रताप जाके जंगल में रहने लगा। अब और क्या कर सके, तो अकबर ने ही फिर अभियान करने ही छोड़ दिए। अकबर ने मेवाड़ की तरफ आना ही छोड़ दिया कि छोड़ दो इन्हें, और यहां से जो है वो दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप की जो है वो विजय यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, चावंड को राजधानी बना लिया जाता है, क्योंकि चित्तौड़ और उदयपुर जो है किसके अधिकार में आ गए हैं, मुगलों के अधिकार में आ गए हैं। और चावंड में चित्रकला का विकास होता है। नासिरुद्दीन जो है वो यहाँ के क्या है, प्रमुख चित्रकार है। हालांकि ये चित्रकार बाद में आए थे जब मेवाड़ और मुगल संधि हो गई थी तब। देखिए दरबारी विद्वान कौन थे, चक्रपाणी मिश्र थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ नामक पुस्तक लिखी। हेमरत्न सूरी थे, जिन्होंने गोरा बादलरी चौपाई नामक जो है पुस्तक की रचना की। भामाशाह और ताराचंद जो थे वो आर्थिक सहायता करे थे, और ये भामाशाह को तो आप जानते ही हो, चुलिया जलप्रपात के पास इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो महाराणा प्रताप को दे दी थी कि आप जो है वो सेना इकट्ठी करें और सेना के लिए हथियार वगैरह जो है वो खरीद ले। तो ये राजस्थान के प्रथम भामाशाह 15 जनवरी 1597 को चावंड में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। राणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार हो जाती है, राणा प्रताप घायल हो जाते हैं अपनी ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, प्रत्यंचा टूटने के कारण जो है उनको लग जाती है, चोट आ जाती है, जिसके कारण ये घायल हो जाते हैं, कुछ समय तक बीमार चलते हैं, और फाइनली 15 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी छतरी बांडोली उदयपुर में बनाई गई है, जो कि 8 खंभों की क्या है, छतरी है। क्या है, 8 खंभों की छतरी है। इसके बाद देखिएगा क्या आता है, इसके बाद आता है आपका अमर सिंह का शासनकाल। महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, 1597 से लेकर और 1620 तक इनका जो है वो शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल में क्या हुआ, इनके शासनकाल में क्या होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो यही थी कि मुगल मेवाड़ संधि हो गई। अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि ये कैसे हुआ, जिस अमर सिंह ने अपने पिता के साथ जंगलों में रहकर इतने कष्ट सहे, घास की रोटियां खाई, पत्थरों पर सोए, वो कैसे इसके लिए माने। देखिए अमर सिंह तो बिल्कुल भी कतई जो है वो नहीं करना चाहते थे संधि, बट होता क्या है, इनके जो पुत्र हैं 19 जनवरी को, मेरे पास तो लिखा हुआ था 15 तारीख लिखा हुआ था मेरे पास, कोई बात नहीं है, मेरे नोट्स में हो सकता है कि गलती हो, मेरे पास तो 15 जनवरी लिखा हुआ था, लेकिन फिर से चेक कर लेंगे। अगर 19 है तो 19 ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। जब आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें अपडेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 है या 19 है वो दोनों चेक कर लेंगे। अब देखिए अमर सिंह के पुत्र थे, अमर सिंह के पुत्र का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था, कर्ण सिंह था। और पुत्र कर्ण सिंह के दबाव में आकर, देखो आप किसान के बेटे हैं, आपको पता है कि आपके पिताजी कितने कष्ट सहकर पैसे कमा के लाते हैं, पूरे साल वर्ष भर जो है वो खेतों में मेहनत करते रहते हैं, तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है, आप इस चीज को फील कर सकते हैं, आप इस दुख को एहसास कर सकते हैं। लेकिन आप आज अध्यापक बन जाएंगे, 3rd ग्रेड टीचर बन जाएंगे, आपके विवाह के बाद जो आपके बच्चे होंगे, आपके जो बच्चे होंगे वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि किसान को कितने सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, है ना, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं है, मैंने ये बात आपकी स्वीकार कर ली है कि 19 जनवरी है तो 19 जनवरी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और हम चेक कर लेंगे एनसीईआरटी में, हो सकता है कि कुछ बुकों में लिखा हो 19 जनवरी भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यह कह चुका हूं कि मेरे पास जो पुस्तक थी उसमें हमने जो हमारे यहाँ जो है वो क्या लिखा था, 15 जनवरी लिखा था, तो ये कोई बड़ा बहस का मुद्दा जो है वो नहीं है, ठीक है।
तो इसको और आपको अपन 2-3 बुकों से और कंफर्म कर लेंगे। बहुत सारी जगह पर 19 भी दे रखा है, बहुत सारी जगह पर 15 भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो फाइनली एनसीईआरटी और आरबीसी में दे रखा है वो ही हम मानेंगे। अगर आप ये कह रहे हो कि एनसीईआरटी में अगर दे रखा है और आपने फाइनली देखा है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर आपकी खुशी के लिए कर लेता हूँ, ये लो 19 जनवरी कर लेता हूँ। और अगर मैं देख लूंगा, अगर 19 जनवरी नहीं हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये लो 19 जनवरी 1597 में मुगल मेवाड़ संधि होती है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कब हुई? 1615 में हुई। इधर जहांगीर थे मुगल शासक। मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। और इधर जो है वो कौन है? अमर सिंह है। अमर सिंह की तरफ से जो है इस संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं हरिदास और शुभकर्ण। और जहांगीर की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके आते हैं खुर्रम। कौन लेके आते हैं? खुर्रम लेके आते हैं। और इस प्रकार से यह संधि होती है। संधि क्यों की? अमर सिंह ने पुत्र कर्ण सिंह में दबाव में आकर की, और कर्ण सिंह को जहांगीर ने 5000 मनसब प्रदान किया। अब जो है वो अमर सिंह इस संधि से बिल्कुल कतई खुश नहीं थे और वो काफी ज्यादा नाराज थे। और नाराज होकर ये कहां चले जाते हैं? नो चौकी पाल जो है ना, नो चौकी पाल जो आपकी झील है उदय सागर, उसकी बाउंड्री पर नो चौकी पाल बना हुआ है। झील तो बाद में बनी, लेकिन इस नो चौकी नामक स्थान पे जाके ये रहने लगते हैं और अपने पुत्र को शासक बना देते हैं कि बेटा मैं तो तेरी बात कतई जो है वो सहमत नहीं हूं, और ठीक है तू संधि कर ली, लेकिन मैं अब कौन रेस को। तो ये चले जाते हैं यहाँ से। और इनको जो है वो कर्ण सिंह को 5000 मनसबदार बनाया जाता है। क्या क्या शर्तें थी? राणा मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, यानी जो भी शासक होगा वो मुगल दरबार में नहीं जाएगा, केवल राजकुमार ही मुगल दरबार में जाएंगे। चित्तौड़ का किला जो है वापस दिया जाएगा किनको? राणा को। और चित्तौड़गढ़ में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। बाद में शासक बनते हैं कौन? इसके बाद में शासक बनते हैं राज सिंह। राज सिंह ने ये सारी संधियों की जो शर्तें थी ना, ये जो संधियों की जो शर्तें थी या ये जो संधि की शर्तें थी, इनको तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों को खंडित किसने किया या तोड़ा किसने? तो आगे चलकर जो है वो राज सिंह ने इन शर्तों को जो है वो तोड़ा था। ठीक है। मान सिंह को पहले 5000 मनसबदारी थी, बाद में उसको 7000 भी करा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कर्ण सिंह शासक बनते हैं। 1620 से लेकर और 1628 तक जो शासनकाल रहा वो इनका शासनकाल रहा। ठीक है, आइए इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। कर्ण सिंह जो है वो कोई बेहतरीन शासक नहीं थे। ठीक है, कोई बेहतरीन शासक नहीं थे ये, तो ज्यादा इनके बारे में कुछ इतिहास में दे नहीं रखा है। तो इसमें क्या है, जग मंदिर महलों का इन्होंने निर्माण शुरू किया था, बस इतना ही याद रखना है। जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू किया इन्होंने। जगत सिंह प्रथम बनते हैं, 1628 से 1652 तक रहते हैं। और जगत सिंह ने क्या किया? जग मंदिर और महल का निर्माण पूर्ण करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर बनाया, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और जगन्नाथ प्रशस्ति लिखवाई इन्होंने, जिसके लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट थे, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध की जो है वो चर्चा की गई थी। किसकी चर्चा की गई थी? हल्दी घाटी के युद्ध की जो है वो चर्चा की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो है वो पूरा का पूरा मामला है। और इसके बाद बचे हैं आपके राज सिंह, और राज सिंह के बाद के 2-3 शासक और हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण शासक एक ही बचा है, राज सिंह, जिसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब हम जो है वो 12 बजे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की चर्चा करेंगे। अगले लगभग जो है वो अराउंड 15 दिन के अंदर जो है हम क्या कर लेंगे, अगले 15 दिनों के अंदर हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर ये जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है इनको जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगले 15 दिन में अपना जो कला संस्कृति का टॉपिक है, उसमें ये जो दुर्ग वाला महल वाला टॉपिक है, यही सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो जल्द ही क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो इस महीने में आपका जो है वो, इस महीने में आपका जो ये पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगले महीने से फिर अपन रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है,
तो प्रत्येक जिस तरीके से हमने आपको एक एक टॉपिक करवाया है उसी तरीके से एक एक जो है वो आपको क्या करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं 12 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।